हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीगल क्लासेस। माय नेम इज फिरोज अली। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था इकोनॉमिक्स का मतलब, यानी इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं। उस वीडियो की सीरीज को कंप्लीट करते हुए हम आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे तो इसको अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। Audio Jungle. व्यष्टि और समष्टि के बीच में अंतर, ऐसा पढ़ने से दो फायदे होंगे हम लोगों के। पहला तो व्यष्टि के बारे में पूछेगा तो हम ये सारी चीजें बता देंगे, समष्टि के बारे में पूछेगा तो ये सारी चीजें बता देंगे, और अंतर पूछेगा तो हम दोनों चीजें समझ ही रहे हैं एक साथ। सबसे पहला पॉइंट व्यष्टि को लेकर हम अंतर पढ़ रहे हैं व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन के आधार पर। इसको इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रो। व्यष्टि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? माइक्रो, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। वर्ड कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। एक्चुअल में ये वर्ड था माइक्रोज, और माइक्रोज का मतलब होता है छोटा या व्यक्तिगत। तो जब हम छोटे लेवल की बातें करते हैं या छोटे स्तर की बातें करते हैं तो इससे मतलब इसका क्या मतलब होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र से। इसी तरह से जब समष्टि अर्थशास्त्र की हमने बात करी तो इसका इंग्लिश में कहा जाता है मैक्रो। ये भी कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। इसको कहते हैं मैक्रोज, और मैक्रोज का मतलब होता है बड़ा या संपूर्ण। यानी सिंपल वर्डों में अगर मैं डेफिनेशन बताऊं व्यष्टि की और समष्टि की, तो जब आर्थिक समस्याओं का अध्ययन छोटे लेवल पे किया जाता है, व्यक्तिगत स्तर पे किया जाता है, तो इसका मतलब किससे होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र से। इसी तरह से जब आर्थिक समस्याओं का अध्ययन बड़े लेवल पे किया जाता है, बड़े स्तर पे किया जाता है, तो इसका मतलब किससे होता है? समष्टि अर्थशास्त्र से। तीसरे पॉइंट में समझते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल। मांग की बात करते हैं। मांग यानी डिमांड, व्यक्तिगत मांग कहूं या बाजार मांग कहूं, दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के। सर व्यक्तिगत मांग मतलब एक व्यक्ति की मांग, बाजार मांग पूरे एक पर्टिकुलर बाजार की मांग की बात कर रहे हैं हम। ठीक। अच्छा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि सर बाजार तो बड़ा हो गया, इसका मतलब तो समष्टि से होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बाजार होते भी तो बहुत सारे हैं। किसी पर्टिकुलर बाजार की अगर मैं मांग की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब किससे बात कर रहा हूं? व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं। ठीक। जबकि यहां पर आएगा समग्र मांग, पूरी अर्थव्यवस्था की मांग, यानी पूरी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की जो मांग होती है उसके जोड़ को क्या कहा जाता है? समग्र मांग कहते हैं। सेम इसी तरह से क्या है? पूर्ति, चाहे व्यक्तिगत पूर्ति हो चाहे बाजार पूर्ति हो, किसका एग्जाम्पल है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का। जबकि समग्र पूर्ति किसका एग्जाम्पल है? समष्टि अर्थशास्त्र का। इसका क्षेत्र संकुचित होता है या छोटा होता है, जबकि इसका क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत यानी बड़ा होता है, बड़ा। ठीक। बात करते हैं केंद्रीय मुद्दा, जो सेंट्रल इशू है यहाँ पर भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जो केंद्रीय मुद्दा है वो है संसाधनों का बंटवारा करना, संसाधनों को बांटना। जबकि इसका जो समष्टि अर्थशास्त्र का जो केंद्रीय मुद्दा है वो रोजगार है। क्या है? रोजगार। तो ये मैंने आप लोगों को व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर समझाया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं दोनों मीडियम का यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी हिंदी भी यूज कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश भी यूज कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की सब कोशिश करूंगा पूरी पूरी। ठीक। अब शुरू करते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यानी 12th क्लास के अंदर है, 11th क्लास के आप लोगों के अंदर आप लोगों ने व्यष्टि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं अब मुझे कंप्लीट कराना है समष्टि यानी 12th क्लास का सिलेबस, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि एग्जाम के 20 या 25 दिन पहले, यानी 4 मई को जैसे एग्जाम होंगे, 4 मई को, ये दिखाई नहीं दे रहा हो शायद आपको, 4 मई को एग्जाम होंगे आपके, तो उससे 20 या 25 दिन पहले 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस में करा दूंगा, जिसकी एक वीडियो मैं बना चुका हूं। दूसरी वीडियो ये है, जिसके लास्ट वाली वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी, कंप्लीट सिलेबस ऑफ 12th इकोनॉमिक्स। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय, पहली यूनिट है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय है कितने नंबर के लिए? 10 नंबर के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने चैप्टर इसमें? 1 2 3 3 चैप्टर है इस यूनिट के अंदर, और 10 नंबर की एक यूनिट है। यूनिट नंबर दूसरी, मुद्रा व बैंकिंग, कितने चैप्टर हैं? 2। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए। यूनिट नंबर थर्ड, समग्र मांग और समग्र पूर्ति, 3 चैप्टर है इस यूनिट के अंदर, कितने नंबर के लिए? 12 नंबर के लिए। इस यूनिट की खास बात क्या है? ये जब 100 नंबर की इकोनॉमिक्स हुआ करती थी तब भी 12 नंबर की थी, और आज जब 80 नंबर की इकोनॉमिक्स हो गई है तो भी कितने नंबर की? 12 नंबर की। यानी सबसे हाईएस्ट मार्क्स की जो यूनिट रह गई वो कौन सी रह गई? समग्र मांग और समग्र पूर्ति। कितने नंबर के लिए? 12 नंबर के लिए। ठीक। बात करते हैं सरकारी बजट की, गवर्नमेंट बजट। इस यूनिट की खास बात,
अकेली यूनिट और अकेला चैप्टर, यानी इकलौती यूनिट ऐसी है जिसमें केवल एक ही चैप्टर है। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए। भुगतान शेष लास्ट यूनिट, कितने चैप्टर है? 2। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए। अगर मैं सबकी टोटलिंग करूंगा 10, 16, 28 एंड इसको जोड़ूंगा तो कितने में? 40 नंबर के लिए बैठेंगे। यानी ये पूरी बुक जो है समष्टि अर्थशास्त्र 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 नंबर के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो डिलीटेड पॉइंट्स है, जो जैसे कुछ भी चैप्टर्स में डिलीट हुए हैं कुछ पॉइंट, सीबीएसई ने नोटिफिकेशन डाल रखी है, आप लोगों को मालूम भी होगा, नहीं भी मालूम होगा तो जब मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक डिलीट होगा मैं तब आपको बता के ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा आपको। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है मुद्रा व बैंकिंग, 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट। उसमें एक चैप्टर है मनी का चैप्टर, ये मुद्रा का चैप्टर। मनी भाई, मनी भाई के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, सभी बाकी में से मनी भाई से। मनी से पहले क्या रहा था? ऐसा तो नहीं होगा कि डायरेक्ट मनी ही आ गई, क्योंकि मनी से पहले भी कुछ रहा होगा, इसका बैकग्राउंड में कुछ हिस्ट्री में भी रहा होगा इसका। इससे पहले यानी प्राचीन काल के अंदर चला करती थी वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी इंग्लिश में कहा जाता है इसको बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं से ही किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर ए ने वस्तु ए दी, वस्तु बी ले ली। इस सिस्टम को कहा जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। कब चला करती थी? प्राचीन काल के अंदर। अच्छा, जिस अर्थव्यवस्था में ये सिस्टम चलता है, जिस ये प्रणाली चलती है, उसको कहा जाता है वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं से किया जाता है, उस अर्थव्यवस्था को वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। शायद समझ में आ गई होगी। इस सिस्टम की कुछ दिक्कतें थी, कुछ कठिनाइयां थी। ठीक है, कितनी कठिनाइयां थी? सिर्फ 5। अच्छा, ये कठिनाइयां, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा क्या ये सिस्टम अब भी चलता है प्रॉपर तरीके से? लोकल लेवल पे तो चलता है, जो स्क्रैप वाला होता है, कबाड़ी वाला होता है, वो सिस्टम ही फॉलो करता है, लेकिन क्या प्रॉपर तरीके से सिस्टम चलता है हमारे यहाँ पर? नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली अब नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? सर इसकी कुछ दिक्कतें थी, कुछ परेशानियां थी, तभी तो सिस्टम क्या हो गया? पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। वो दिक्कतें कितनी? इसमें 5 दिक्कतें हैं। इन 5 दिक्कतों के बारे में हम पढ़ते हैं। एग्जाम में कोई से भी एक दिक्कत देगा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। जैसे दिक्कत नंबर पहली, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। एग्जाम्पल सुनेंगे। ये किसान गेहूं का उत्पादन करता है, चावल की जरूरत है इसको। ठीक है, इसने ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो किसका उत्पादन करता हो? चावल का उत्पादन करता हो। काफी दिक्कतों के बाद, काफी अनाउंसमेंट करने के बाद एक ऐसा व्यक्ति मिला जो किसका उत्पादन कर रहा है? चावल का उत्पादन कर रहा है। देख के कहने लगा, भाई साहब आप चावल का उत्पादन करते हैं? कहने लगा, हाँ मैं चावल का उत्पादन करता हूँ। कहने लगा, ठीक है सर, मुझे सर जरूरत है चावल की। कहा कोई दिक्कत नहीं, आप चावल ले लीजिए, लेकिन मुझे तो दाल की जरूरत है। इन भैंसों को किसकी जरूरत है? दाल की। क्या इसके पास दाल अवेलेबल है, उपलब्ध है? नहीं। इसकी जरूरत की वस्तु उसके पास है? यस। उसकी जरूरत की वस्तु इसके पास है? नहीं। तो क्या लेन देन पॉसिबल होगा? नहीं। इसी को कहा जाता है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। यानी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें एक व्यक्ति की जरूरत की वस्तु दूसरे के पास तो होती है, लेकिन दूसरे की जरूरत की वस्तु पहले के पास नहीं होती, इसी को कहा जाता है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। कठिनाई नंबर पहले समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, मूल्य मापक में कठिनाई। मूल्य मापक में कठिनाई यानी मेजरमेंट करने में। आज की डेट में तो हम क्या करते हैं, हर चीज को डिफाइन कर सकते हैं मनी के टर्म्स में। बंगला, गाड़ी, कार, हर चीज को डिफाइन कर सकते हैं मनी के टर्म्स में। ठीक, लेकिन प्राचीन काल में जब वस्तु मनी नहीं थी, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी, तो उस टाइम हमारे सामने क्या आती थी? मूल्य मापक में कठिनाई आया करती थी। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल समझाता हूं। मिस्टर ए, इन्हें नेकलेस बनवाना है, गले का हार। ये सुनार अंकल के पास गए, कहा सुनार अंकल मुझे एक नेकलेस बनवाना है। कहा ठीक है बन जाएगा, आप ऑर्डर बुक कर दीजिए और परसों आ जाइए। इन्होंने ऑर्डर बुक करा कि 50 ग्राम सोने का हार बना दीजिए, जिसको 5 तोले कहा जाता है फुली। ठीक है, अब परसों जब हुई, यानी 3 दिन परसों के बाद जब ये गया अंकल के पास, कहा अंकल नेकलेस बना दिया आपने? क्या हाँ बना दिया जी, रेडी हो गया आपका। अब उसे नेकलेस को लेकर इन्हें 50 ग्राम चावल अंकल जी को दे दिए कि भाई लीजिए आपके 50 ग्राम सोने का हार बनाया है और ये 50 ग्राम चावल ले लीजिए। क्या आपकी नजरों में कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर? बताइए। दिक्कत ये है कि सोने की वैल्यू चावल की वैल्यू बराबर नहीं है। लेकिन क्या मिस्टर ए को कोई बेचारे इस मासूम को क्या मालूम, इसे समझ में तो नहीं आ रहा कि सोने के बदले में 50 ग्राम सोने के बदले में कितने चावल देने। इसलिए इन्होंने तो सिंपल सा फंडा अपनाया कि 50 ग्राम सोना लिया है मैंने और 50 ग्राम चावल ले लीजिए आप। ये दिक्कत को कहा जाता है मूल्य मापक में कठिनाई।
ठीक है, ओके। दूसरी दिक्कत, नेक्स्ट दिक्कत में चलते हैं हम। मूल्य संचय में कठिनाई। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, रिजर्व करना, चीजों को इकट्ठा करना। आज की डेट में आप लोगों से अगर कहा जाए कि रिजर्व करना, पैसे को रिजर्व करना मतलब इकट्ठा करना फ्यूचर के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल के अंदर जब वस्तु में पढ़ाई चला करती थी, उसके अंदर क्या दिक्कत थी। पहली, डॉन, डॉन है, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इसको भी। मिस्टर डॉन, जिन्हें फ्यूचर के लिए रिजर्व करना है, वैल्यू को रिजर्व करना है, इन्होंने एक प्लॉट लिया पहले तो, उसमें गेहूं, चावल, दाल वगैरह वगैरह चीजें जोड़ी इन्होंने, और 5 साल तक ये ऐसी कारस्तानी करते रहे, इसी तरह से काम करते रहे। जब 5 साल बीते तब इन्होंने देखा प्लॉट में जाकर, तो बेटा ये सारी चीजें गेहूं, चावल, दाल वगैरह सब खराब हो चुकी थी बेटा। क्या हो चुकी थी? खराब। इस दिक्कत को तो कहते हैं मूल्य संचय में कठिनाई। क्या आज के डेट में हमारे सामने दिक्कत आती है कि हमने सर पैसे रिजर्व करे, पैसे इकट्ठे करे और वो सड़ गए हों, खराब हो गए हों सर, एक्सपायर हो गए हों सर? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, नोटबंदी के बारे में आप जरूर सोच रहे होंगे। नोटबंदी के में बेटा आप लोगों के नोट जो है पूरे गवर्नमेंट ने एक्सचेंज कर दिए थे। ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहा मैं। जो नोट है आपके पास वो नोट गवर्नमेंट को दीजिए और उससे नए नोट ले लीजिए। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं मूल्य संचय में कठिनाई, यानी पैसे को इकट्ठे करने में हमारे सामने क्या आया करती थी? दिक्कत आया करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, हस्तांतरण में कठिनाई। चलो मैंने कैसे कैसे माना कि आप लोगों ने ये पैसा रिजर्व कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब आपको यहां से दिल्ली से इनको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, बिहार ट्रांसफर करना है। अब इतने का तो मूल्य नहीं होगा, इतने का, इससे ज्यादा का तो किराया लग जाएगा। क्या लग जाएगा? किराया। इस दिक्कत को तो कहते हैं हस्तांतरण में कठिनाई, डिफिकल्टीज इन ऑफ ट्रांसफर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, भावी भुगतान में कठिनाई। भावी भुगतान क्या होते हैं? पहले भावी भुगतान के बारे में समझें। भावी भुगतान ऐसे भुगतानों को कहा जाता है जो वर्तमान में न करके भविष्य में किया जाता है, उन भुगतान को कहते हैं भावी भुगतान। ठीक। या इन्हीं को स्थगित भुगतान भी कहा जाता है, इनको ठेके का भुगतान भी कहते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूं आप लोगों को। मैंने आप लोगों से 100 रुपए उधार लिए। मैंने कहा भाई मुझे पैसे उधार दे दीजिए, मुझे जरूरत है, आपको 2 महीने बाद मैं लौटा दूंगा। आपसे मैंने पैसे उधार लिए, आपने मुझे 100 रुपए उधार दे दिए। 2 महीने बाद मैं गया, मैंने कहा भाई आप बच्चे लोग, आपने, आपसे मैंने उधार लिए थे, ये 100 रुपए आप अपने पकड़ लीजिए। ठीक। क्या आप उसको एक्सेप्ट करने से मना करोगे? सर नहीं, ये तो गांधी जी के नोट दूसरे हैं, वो तो गांधी जी के नोट दूसरे थे, हम तो चेंज नहीं करेंगे इसको ना। ऐसा नहीं करेंगे, आप उसको आसानी से रख लेंगे। अब बात करते हैं प्राचीन काल में, यानी जब वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी। मैंने आपसे उधार लिया, पैसे तो उधार दे ही नहीं सकते, आप पैसा है ही नहीं है। आप लोगों से मैंने चावल उधार लिए, एक बोरी चावल उधार लिए, और 2 महीने बाद मैं आपके पास गया, मैंने कहा भाई ये लीजिए आपके चावल, मैंने आपसे उधार लिए थे, बहुत शुक्रिया, ये आपको पैसे, ये ले चावल। आपने चावल देखे तो आप तो वहीं फैल गए, वहीं मिट्टी में लौटने लगे। क्या हुआ? दिक्कत ये आई कि आप लोगों ने कहने लगे सर हमें तो वही वाले चावल ला के दीजिए जो हमने उधार दिए थे। भाई मैं वो कैसे चावल ला सकता हूँ? वो चावल तो यूज हो चुके हैं। तो इसीलिए इस दिक्कत को तो कहा जाता है भावी भुगतान में कठिनाई है, स्थगित भुगतान में कठिनाई है, ठेके के भुगतान में कठिनाई। इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक शक्तिमान का जन्म होगा, जिसको कहा जाएगा मनी, मुद्रा। जो जो इन समस्याओं का समाधान करता जाएगा उसको क्या नाम दे दिया जाएगा? मुद्रा कह दिया जाएगा। ठीक है। होपफुली हम ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाए होंगे, टॉपिक नंबर फर्स्ट, व्यष्टि और समष्टि में अंतर, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक मैंने बताया आपको वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा टॉपिक इसकी समस्याएं, तीसरे टॉपिक। ये सारे टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत रहती है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश पूरी करूंगा। ठीक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।